हेलो ऑल, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ वेदांत एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। रिसेंट में काफ़ी चर्चा में रहता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बार बार न्यूज़पेपर्स में भी आता है। तो आज हम समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता क्या है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये क्वेश्चन आपके मेंस में हो सकता है, 5 मार्कर 3 मार्कर किसी भी फॉर्मेट में इसको पूछा जा सकता है। इन जनरल यहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, मॉनेटरी पॉलिसी, पहले तो हमें समझना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी अपने में एक सेपरेट टॉपिक है जिसको हम अनदर वीडियो में डील करेंगे, लेकिन अभी समझ के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है ऐसी पॉलिसी जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती हो। इसका मतलब होता है ऐसी पॉलिसी जो मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल या बैलेंस करती होगी, उसको हम बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। जब भी आपके सामने टर्म आए मॉनेटरी, तो इसका मतलब समझ लेना होता है मनी सप्लाई से रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू मनी सप्लाई। अब यहाँ पे जो मनी सप्लाई की बात करी गई है, मॉनेटरी पॉलिसी का काम होगा कि अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा हो गई है तो उसको कम करना है, और अगर कम है तो बढ़ाना है। और इसको वो करेंगे कैसे, तो वो इंटरेस्ट रेट्स में चेंज के माध्यम से करते हैं। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, तो इसका हम जेनेसिस समझते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। रिसेंटली 8 अगस्त को इसकी मीटिंग हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, और इसमें इन्होंने डिसाइड किया था कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जैसे कि रेपो, रिवर्स रेपो, इनमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो रेपो को एज इट इज रखा था उन्होंने, जो 6.5% है करेंटली, अगर हम रेपो की बात करें तो। इसके आगे अगर हम देखें तो ये इस कमेटी का मतलब है, ये अपने आप में एक अपेक्स अथॉरिटी है, अपेक्स कमेटी है। इस कमेटी का काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लेने हैं उनको लेना। जैसे कि आपने डिफरेंट रेट्स के नाम सुने होंगे, आपने सुना होगा अबाउट द CRR, आपने सुना होगा SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, आपने सुना होगा MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आपने सुना होगा LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, आपने सुना होगा SDF जो रिसेंट में बनाया गया है। ये जो अलग अलग, या बैंक रेट, ऐसे जो अलग अलग टाइप के रेट्स होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी संबंधी होते हैं, वो किस लेवल पे होंगे, उनका कितना रखा जाएगा, उनमें कितना रिडक्शन होना चाहिए, कितना इंक्रीज होना चाहिए, ये डिसीजन लिया जाता है बाय द मॉनेटरी पॉलिसी। इसीलिए हमने क्या बोला कि इट इज द अपेक्स कमिटी टू फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स का मतलब ये वाले रेट्स है। इसके बाद क्या हमने इसमें बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी इज द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द RBI। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी का आसान सी भाषा में मतलब है कि वो पॉलिसी है जो मनी सप्लाई को रेगुलेट करेगी इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई का सीधा कोरिलेशन होता है विद द इन्फ्लेशन। इसका मतलब है कि अगर मनी सप्लाई ज्यादा तो इन्फ्लेशन ज्यादा, इसीलिए हम हमेशा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं, और वो कंट्रोल करने का काम RBI का है और मॉनेटरी पॉलिसी का है, राइट। सो मूविंग ऑन, इसमें अगर हम बात करें इस कमेटी का फॉर्मुलेशन कैसे हुआ, 2016 के पहले ऐसी कोई कमेटी आपको दिखाई नहीं देगी। इस कमेटी का जो फॉर्मुलेशन हुआ है 2016 में हुआ है। 2016 के पहले ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमारे रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, CRR, SLR ये कितने हों, तो ये अथॉरिटी RBI गवर्नर के पास में थी। लेकिन 2016 के बाद में चेंजेस किए गए हैं, और चेंज करने के बाद में अब ये पावर्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को दे दी गई हैं। तो इसका बैकग्राउंड हम समझते हैं। 2014 में एक कमेटी बनाई गई थी, उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल साहब उस टाइम पे हमारे डेप्यूटी गवर्नर हुआ करते थे। जब ये उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई तो इसको एक मैंडेट दिया गया कि कौन कौन से चेंजेस हैं जो हमें मॉनेटरी पॉलिसी में करना चाहिए, कौन सी नई चीजें हमें अकोमोडेट करना चाहिए। इसके लिए इस कमेटी को फॉर्मुलेट किया गया। उर्जित पटेल कमेटी ने 3 मेजर रिकमेंडेशंस दी। उर्जित पटेल कमेटी का पहला रिकमेंडेशन था कि हमारे यहाँ जो मॉनेटरी रेट्स हैं इसको डिसाइड करने के लिए कमेटी हो, ये पावर्स अकेली RBI गवर्नर के पास में ना हो। उस कमेटी का नाम होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये इसका पहला रिकमेंडेशन था। दूसरा, इन्होंने बोला उस टाइम पे जब हमें इन्फ्लेशन को टारगेट करना होता है तो हम उसमें एंकर देखते हैं कि हम CPI को देख के चलें या WPI को देख के चलें, कोई ना कोई इंडेक्स तो हमें लेना होगा ना जिसको देख के हम काम करें। तो इसने रिकमेंड किया कि हमें CPI, WPI की जगह पे हमें CPI को इंडेक्स के फॉर्म में लेना होगा। CPI को देख के हम डिसाइड करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को। और तीसरा इसका मेजर रिकमेंडेशन था कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन का लेवल है वो 4 ± 2% होना चाहिए, मतलब कि 2% से लेकर 6% के बीच में 4 ± 2% होना चाहिए। ये भी इसने मेजर रिकमेंडेशन दिया। इन तीनों रिकमेंडेशंस को RBI ने एक्सेप्ट किया।
एक्सेप्ट करने के बाद में सरकार ने आरबीआई एक्ट 1934 में चेंजेस किए और चेंज करने के बाद में एमपीसी को फॉर्मुलेट किया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और है जो यूपीएससी में भी हो सकता है कि एमपीसी कैसी अथॉरिटी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, क्या ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, या फिर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसका आंसर होगा कि अपने आप में स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी। उसका कारण क्या है, इसको एक कानून के माध्यम से बनाया गया है, एक कानून में अमेंडमेंट करके बनाया गया है। वो कानून कौन सा है, आरबीआई एक्ट 1934। तो स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड था कि 2016 में इसको फॉर्मुलेट किया गया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द उर्जित पटेल कमेटी। इसके फॉर्मुलेशन के बाद में इसमें और क्या चीजें हुई। अब देखो, अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें 6 मेंबर कमेटी होती है। इसके पहले वाला सिनेरियो आप जरूर याद रखना, क्योंकि 2016 के पहले ये सब पावर्स आरबीआई गवर्नर के हाथ में थी इंटरेस्ट रेट्स को डिटरमाइन करने की, और 2016 के बाद में ये पावर्स आ गई हैं एमपीसी के बाद में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास में। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से समझ लो कि यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं। 3 members are from RBI and 3 members are nominated by the government। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जो इसके चेयरपर्सन होते हैं एक्स ऑफिशियो, जिसका मतलब है कि आरबीआई गवर्नर जो भी होगा वही इस कमेटी का चेयरमैन होने वाला है। दूसरा, यहाँ पे जो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं, जो कि इंचार्ज होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के। आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, उन 4 में से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज होंगे वो इसके मेंबर होंगे। तीसरा, यहाँ पे एक ऑफिसर होते हैं जो कि कहाँ से होते हैं, आरबीआई से ही, जो नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, इसके जो सेंट्रल बोर्ड है उसके मेंबर होते हैं। आसान सी भाषा में एक ऑफिसर होगा। तो आरबीआई से कौन कौन हो गया, एक आरबीआई के गवर्नर, दूसरा डेप्यूटी गवर्नर, और तीसरा एक ऑफिसर फ्रॉम द आरबीआई। तो 3 मेंबर्स आरबीआई से हो गए। अगर हम बात करें रिमेनिंग 3 मेंबर्स, तो ये जो रिमेनिंग 3 मेंबर्स हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इनका नॉमिनेशन सरकार के द्वारा किया जाता है। अब सरकार ने करंट में जिन लोगों को कर रखा है वो कौन कौन से हैं, तो एक यहाँ पे प्रोफेसर आशिमा गोयल हैं, दूसरा यहाँ पे जयंत वर्मा हैं, ये इंडियन आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं, और तीसरा यहाँ पे शशांक भिड़े हैं, ये करंट में एमपीसी के मेंबर्स हैं। अब ये हमने समझ लिया कि इसका कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर क्या है। चेयरमैन आरबीआई गवर्नर हो गए, बाकी 2 मेंबर आरबीआई से और हैं, और 3 मेंबर सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड हो गए। नेक्स्ट इसमें जो हमें समझना है वो हमें समझना है कि इसके फंक्शंस क्या है। फंक्शंस वैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। पहला फंक्शन इसका क्या होगा, तो पहला फंक्शन हमने बोला डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉलिसी रेट्स। अच्छा, ये पॉलिसी रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, ये सब एक ही बातें हैं जिनको हम क्या समझते हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, एसडीएफ, ऐसे जो रेट्स हमने पढ़े हैं ये इसके पॉलिसी रेट्स होते हैं, और इसको डिटरमाइन करना एमपीसी का फंक्शन होता है। तो पहला फंक्शन ये है। दूसरा, इसमें हमें क्या समझना चाहिए, हमें मेंटेनिंग द मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन लेवल्स। देखो, अभी मैं जस्ट डिस्कस कर रहा था, जो मनी सप्लाई है ना, इट इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा तो इन्फ्लेशन ज्यादा, मनी सप्लाई कम तो इन्फ्लेशन कम, इनका सीधा कोरिलेशन होता है, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो गई, तो उसको कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, वो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का उपयोग करेंगे। सीआरआर, एसएलआर, इनका कैसे करते हैं उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है। अभी के लिए आप ये समझ लो कि इन टूल्स का उपयोग करके मनी सप्लाई को कम ज्यादा कर सकते हैं, और मनी सप्लाई को कम ज्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन कम ज्यादा हो जाएगी। और हमारा टारगेट क्या है, अभी जस्ट हमने पीछे देखा, हमारा टारगेट है कि हमें अपनी इन्फ्लेशन लेवल को 4 ± 2% के लेवल पर रखना है। इसका मतलब होता है 2 से लेकर 6% के बीच में रखना है। तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि अगर 2% से कम हो गई या 6% से ज्यादा हो गई, उस केस में आरबीआई कॉशियस हो जाएगी और उसी हिसाब से वो मनी सप्लाई को बैलेंस करेंगे, कम या ज्यादा करेंगे। तो ये जो काम होगा, दिस फंक्शन वुड बी डिटरमाइंड बाय द एमपीसी, दैट वुड बी द फंक्शन ऑफ द एमपीसी। एंड लास्ट होगा प्रमोटिंग ग्रोथ। देखो, जब भी मार्केट में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी होती है, क्रेडिट होता है, तो उसके साथ साथ में ग्रोथ भी एसोसिएटेड होती है। तो इनका इन्फ्लेशन टारगेटिंग तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन साथ साथ में आरबीआई भी चाहेगा कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट हो, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको याद हो तो जब हमारे यहाँ कोविड आया और उसके बाद में हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च किया था, तो वहाँ आरबीआई ने भी स्टेप्स लिए थे कि क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़े, क्योंकि क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी उससे ग्रोथ बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा किसी भी इकोनॉमी के लिए वही सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। तो ये इनके फंक्शंस हैं। अगला इसमें हमें समझना होगा कि इसमें डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, निर्णय कैसे लिए जाते हैं।
देखो इसके बारे में बोला गया, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2016 के पहले ये सब डिसीजंस वर टेकन बाय द आरबीआई गवर्नर ओनली। तो आरबीआई गवर्नर अकेले लेते थे। अब अकेले लेने में क्या होता है, कई बार हम एक्सपर्ट व्यू नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे हमने बोल दिया है कि यहाँ पे 6 मेंबर कमेटी है जो डिसीजन लेगी। तो जो डिसीजंस हैं वो मेजोरिटी के आधार पर लिए जाएंगे। इसका मतलब है अब मेजोरिटी कैसे होगी, तो हो सकता है 6-0 की मेजोरिटी हो। इसका मतलब है सभी मेंबर्स एक ही डिसीजन को फेवर कर रहे हो तो भी डिसीजन ले लिया जाएगा। हो सकता है यहाँ पे 5-1 की मेजोरिटी हो, मतलब 5 मेंबर्स एक साथ में हैं और एक मेंबर कोई है जो उसके अगेंस्ट में है उस डिसीजन के। हो सकता है यहाँ पे 4-2 की मेजोरिटी हो कि 4 मेंबर एक साथ में हैं और 2 मेंबर ऐसे हैं जो उस डिसीजन को अपोज कर रहे हैं। और डिसीजन कौन से, इंटरेस्ट को बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, कम करना है, ये ऐसे जो डिसीजंस होते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आसानी से डिसीजन लिया जा सकता है। जो एक्चुअल इशू आएगा वो कब आएगा, जब इससे नीचे वाला केस होगा, कि जब 3-3 वाला केस बन जाए, 3 मेंबर एक तरफ और 3 मेंबर एक तरफ। इस केस में क्या किया जाए, यहां तक आरबीआई गवर्नर के पास में कोई एडिशनल पावर्स नहीं है। लेकिन अगर टाई वाला केस बनता है, इफ द केस ऑफ द टाई, इन द केस ऑफ टाई, ये पावर्स होती हैं आरबीआई गवर्नर के पास में कि यहाँ पे अगर टाई वाला केस बनता है तो आरबीआई गवर्नर जो चाहे डिसीजन ले सकते हैं। सो हमने आरबीआई गवर्नर को एडिशनल पावर्स दी हैं, बट ओनली इन द केस ऑफ टाई, और जहां पे इस तरह से स्थिति बनेगी तो, जैसे मान लो डिसीजन ये लिया जाना था कि 0.5% से इसको बढ़ाया जाए या नहीं रेपो को। अगर 3-3 वाला केस बनता है तो यहाँ पर आरबीआई गवर्नर के पास में पावर्स होंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से इनका डिसीजन मेकिंग चलता है कि जनरली बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, बट टाई वाले केस में पावर्स किसके पास में है, आरबीआई गवर्नर के पास में। देन ऑफ कोर्स इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमें एमपीसी बनाना पड़ा। देखो इसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं। एमपीसी बनाने का पहला रीजन ये था, अगर हम ग्लोबली देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए एक डिफरेंट कमेटी हुआ करती है, और हमारे यहाँ इंडिया में 2016 तक ये डिसीजन किसके पास में था, आरबीआई गवर्नर के पास में। तो हम ग्लोबल पैरामीटर्स के हिसाब से भी इस चीज को करना जरूरी था। दूसरा जो इसका रीजन है वो ये है कि जब यहाँ पे हमने नए मेंबर्स को जोड़ा तो हमें एक एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी, एक्सपर्ट व्यू मिलेगा, एक्सपर्टीज आएगी इन द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये भी इसका एक कारण होता है। जैसे हमने यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स हैं उनको हम लेके आए इन द मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम। आशिमा गोयल जी की बात कर सकते हैं, शशांक भिड़े जी की बात कर सकते हैं, जयंत वर्मा जी की बात कर सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी, और एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी तो डिसीजन मेकिंग और ज्यादा बेटर हो सकती है। तो अगला हमने क्या बोल सकते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ व्यू आएगा, स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ओपिनियन। इसका मतलब है कि ये जो जिन लोगों को भी सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया गया है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन मिलना भी जरूरी होता है। तो ये भी कारण है। देन हम ये भी कह सकते हैं कि इससे हमने मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन को मोर डेमोक्रेटिक बनाया है। मोर डेमोक्रेटिक कैसे, अभी तक जो डिसीजन है दैट वाज टेकन बाय द आरबीआई गवर्नर ओनली। आरबीआई गवर्नर अकेले लेते थे 2016 तक। 2016 के बाद में हमने एमपीसी को बनाया तो यहाँ जो डिसीजन है किस आधार पे लिया जाएगा, मेजोरिटी के आधार पे। और जब भी कोई चीज वोटिंग के आधार पे हो जाए, मेजोरिटी के आधार पे हो जाए, इसका मतलब होता है कि वो अपने आप में वो प्रोसेस डेमोक्रेटिक हो जाती है। तो ये प्रोसेस भी अपने आप में क्या होगी, डेमोक्रेटिक होगी, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही भी है। वर्ल्ड में जितनी भी मेजर इकोनॉमीज की अगर हम बात करेंगे, सेंट्रल बैंक्स की बात करेंगे, सब जगह ऐसी कमेटी ही मिलेंगी आपको रेट्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो उस हिसाब से भी इसका सिग्निफिकेंस हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स एक कंसर्न था, ये जो आरबीआई ऑटोनॉमली क्या कंसर्न था, तो कंसर्न ये था कि जब एमपीसी को बनाया गया तो कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि इससे आरबीआई की ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अपना आरबीआई गवर्नर से कुछ पावर्स को ले लिया है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है कि आरबीआई गवर्नर से हमने पूरी पावर्स को नहीं लिया। जैसा कि हमने पीछे समझा था कि जब तक मेजोरिटी से डिसीजन होंगे तब तक आरबीआई गवर्नर के पास में कोई एडिशनल पावर्स नहीं है। लेकिन जैसे ही टाई वाला केस बनेगा, 3-3 वाला केस बनेगा, उस केस में हमने पावर्स किसको दी हैं, आरबीआई गवर्नर को। तो उस हिसाब से हम देखें तो आरबीआई की ऑटोनॉमी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। ये भी इसका सिग्निफिकेंस है। तो ये पूरा अगर हम बात करें, ये पूरा हमें समझना था। तो एमपीसी से अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या पता होना चाहिए, एमपीसी होती क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देन उसके बाद में आपको पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आपको पता होना चाहिए कि इसको कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, एंड लास्ट में इसका सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है। इतनी चीजें जो एमपीसी के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है। बाकी अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है इन जनरल, उस चीज के बारे में। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।